कल सुबह अगर पुलिस आपके घर आ जाए और कहे कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या आपको पता है कि आप जेल जाएंगे या आपको जमानत मिल सकती है? और अगर एफआईआर दर्ज होने वाली है, तो क्या आप खुद को अरेस्ट होने से पहले लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या है, कौन से केस में जमानत लेना आसान है और कौन से में मुश्किल। आज मैं आपको एक एक बात सिंपल और साफ भाषा में समझाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो किसी दिन आपकी या आपके किसी अपने की पर्सनल लिबर्टी बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट कृष्णा शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं एक जरूरी और बहुचर्चित विषय पर, जमानत यानी बेल कब और कैसे मिलती है, रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। अब सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उस समय क्या ऑप्शन होता है। तो वहीं आता है ये रेगुलर बेल का कंसेप्ट। जब किसी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया हो तो उसे कोर्ट से अपनी कस्टडी से बाहर आने के लिए जमानत लेनी पड़ती है। जमानत मिलती है या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से, जो कि आता है सीआरपीसी की सेक्शन 437 और बीएनएसएस की सेक्शन 480 के तहत, या फिर सेक्शन 439 सीआरपीसी और बीएनएसएस की सेक्शन 483 के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से। कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखता है कि क्या आरोप सीरियस नहीं है, क्या आरोपी का पास्ट रिकॉर्ड साफ है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और क्या उसके भागने या सबूत छिपाने का कोई खतरा है। अगर कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स ठीक लगें तो जमानत मिल सकती है। जमानत के लिए बॉन्ड साइन करना पड़ता है और कभी कभी श्योरिटी भी देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आईपीसी की सेक्शन 379 और बीएनएस की सेक्शन 332 यानी थेफ्ट। ये एक थेफ्ट जो है वो एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें जमानत मिलना आसान होता है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझते हैं, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 60 या 90 डेज के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो डिफॉल्ट बेल मिलना एक्यूज्ड का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। एक और केस समझते हैं, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल, यानी हर अरेस्ट जरूरी नहीं होता है। पुलिस को अरेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट के बिना भी हो सकता है। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। ये तब काम आती है जब किसी को डर होता है कि या तो वो अरेस्ट होने वाला है या उस पर कोई एफआईआर हो सकती है। मतलब कि ये कि अभी वो जिसको डर है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो सकता है और उससे इसको प्रोटेक्शन चाहिए। इस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल ले जाती है। ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से ली जाती है। सीआरपीसी की सेक्शन 438 और बीएनएसएस की सेक्शन 482 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। कोर्ट देखता है कि एफआईआर की आशंका सही है या नहीं, आरोपी का कंडक्ट ठीक है या नहीं, और क्या वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन देगा। अगर सब कुछ सही हो तो एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। एक आम एग्जाम्पल है धारा 498A यानी डॉरी हरासमेंट। इनमें कई बार झूठे आरोप लगते हैं। ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल एक जरूरी सेफ्टी टूल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुबख्श सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन लिबर्टी की रक्षा आर्टिकल 21 के तहत उतनी ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि किस केस में जमानत लेना आसान होता है। तो सिंपल बात है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, जैसे बीएनएस के सेक्शन 115 सब क्लॉज 2, सेक्शन 352 या सेक्शन 351 के सब क्लॉज 2 या 3, तो जमानत लेना आपका हक है। पुलिस या मजिस्ट्रेट खुद ही जमानत दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है, जैसे बीएनएस के सेक्शन 103 के सब क्लॉज 1 यानी मर्डर, सेक्शन 64 रेप, 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, तो जमानत कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। कोर्ट पूरे मामले को देखकर डिसाइड करता है।
जब मजिस्ट्रेट के पास जमानत के लिए जाया जाता है तो पहले एप्लीकेशन फाइल होती है। फिर कोर्ट एक्यूज्ड का बैकग्राउंड, ऑफेंस की सीरियसनेस और गवाहों की सुरक्षा जैसी चीज़ों को देखता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो बेल बॉन्ड साइन होता है और कुछ कंडीशन भी लग सकती है, जैसे पासपोर्ट जमा करवाना, गवाहों से दूर रहना या कोर्ट में रेगुलर अपीयरेंस देना। एक केस है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत का मतलब सिर्फ रिहाई नहीं बल्कि ट्रायल में उपस्थित रहना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां जमानत लेना रिलेटिवली आसान होता है। जैसे अगर आरोपी पहली बार अरेस्ट हुआ हो, वो महिला हो, माइनर या सीनियर सिटीजन हो, या फिर एफआईआर में कोई कंट्राडिक्शंस हो, या एविडेंस कमजोर हो, या पुलिस ने समय से पहले चार्जशीट फाइल ना की हो। ऐसे मामलों में बीएनएसएस के सेक्शन 187 के सब क्लॉज 2 के तहत डिफॉल्ट बेल का हक बनता है। सुब्रता रॉय सहारा केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मां के देहांत पर कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जमानत दी थी। रिसेंट गाइडलाइंस ने भी बेल प्रोसेस को ज्यादा साफ और तेज बनाया है। सत्येंद्र कुमार अंटिल केस में कहा गया था कि रेगुलर बेल को 2 हफ्तों में और एंटीसिपेटरी बेल को 6 हफ्तों में डिसाइड किया जाना चाहिए। और सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट 2020 में कोर्ट ने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल को सिर्फ लिमिटेड समय तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट खुद ऐसा स्पेसिफिकली ना बोले। अब अगर जमानत रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? तो सबसे पहला रास्ता है कि हायर कोर्ट में जाना, यानी कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक। अब आप नए ग्राउंड्स के आधार पर एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली क्राइसिस हो तो इंतरिम बेल भी मांगी जा सकती है। और अगर चार्जशीट समय से फाइल नहीं हुई तो डिफॉल्ट बेल एक स्ट्रॉन्ग लीगल राइट है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन 2004 में साफ कहा कि एफआईआर के आधार पर जमानत रोकने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है जब तक कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या एविडेंस ना हो। अगर आपका कोई जानने वाला कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाए तो सबसे पहले घबराइए मत। तुरंत किसी अनुभवी वकील से संपर्क कीजिए और उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि कई बार एक सही कानूनी सलाह आपको जेल जाने से बचा सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।